नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। ये PM शो। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा है अंता में होने वाले उपचुनाव को लेकर। 21 लोगों ने नामांकन किया है लेकिन 3 प्रमुख दावेदार हैं। कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, बीजेपी से मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा, जिनके बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। नरेश मीणा इससे पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे पायदान पर खिसक गए। देवली उनियारा में तो उनकी जमानत तक जब्त हो गई। पिछली 2 बार नरेश मीणा की शुरुआत थी, ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास रहा नहीं, लेकिन इस बार नरेश मीणा को काफ़ी वक्त मिल गया। पूरे दमखम के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें उनके साथ ज़रूर जुड़ी। जब एक उद्यमी पे उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, भामाशाह जो हैं, पैसों के मामले को लेकर कि भाई उन्होंने साथ छोड़ दिया, फिर उनका पलटवार आया, तो एक नरेश मीणा के साथ कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। लेकिन फ़िलहाल उनका चुनाव प्रचार कहा जाए तो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। वो पैदल यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी संघर्ष उनका जारी है जीत के लिए। वहीं बात करें अगर कांग्रेस के जो उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया हैं, उनको 2023 में उनको इसी सीट पर बीजेपी के कमरलाल मीणा ने मात दी थी। अब कमरलाल मीणा जी जेल में हैं। फिलहाल वो हॉस्पिटल में हैं क्योंकि कल ही उनको पैर फिसलने से गिर गए थे, तो उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन वो फिलहाल जेल में हैं, जिसके चलते उनकी विधायकी चली गई। तो लेकिन अब प्रमोद जैन भाया, इस बार माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस उनको टिकट नहीं देगी, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर भाया पर भी अपना भरोसा जताया और उनको टिकट दिया। भाया के नामांकन सभा में किस तरीके से कांग्रेस के आला नेता आए, मंच साझा हुआ, सचिन पायलट बोले, और जिस तरीके से सचिन पायलट के जाने पर वो उनको छोड़ने गए, तो लगभग एक सकारात्मक पक्ष गया प्रमोद जैन भाया के लिए कि भाई पूरी कांग्रेस एकजुट है और इसका फ़ायदा प्रमोद जैन भाया को मिलेगा। भाया पर वैसे भ्रष्टाचार के आरोप नरेश मीणा तो लगाते ही रहते हैं। उन्होंने जब कांग्रेस में थे तब भी लगाए थे। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने उनके खिलाफ अनशन तक किया था, धरने पर बैठे थे उनके घर के बाहर। राजेंद्र गुढ़ा जो अभी नरेश मीणा के साथ हैं, उन्होंने भी कभी सचिन पायलट के मंच से प्रमोद जैन भाया पर खूब निशाना साधा था। अब प्रमोद जैन भाया पर, ये तो मैंने क्षेत्रीय नेताओं की बात करी, आपको बता दें केंद्र सरकार की तरफ से भी कम निशाने नहीं साधे गए। प्रधानमंत्री मोदी भी जब राजस्थान आए चुनावी सभा करने, तब उन्होंने भी प्रमोद जैन भाया को अपने निशाने पर रखा। खैर 2023 में वो हार गए थे। अब उन्होंने कांग्रेस उनको भरोसा जताया है, तो देखना ये है कि वो कांग्रेस को क्या जीत दिला पाते हैं। रही बात तीसरे उम्मीदवार, और क्योंकि सबसे ज़्यादा माथापच्ची बीजेपी के कैंडिडेट्स को लेकर हुई, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनका नाम आखिर में लिया कि भाई देखिए, जिस तरीके से पहले नरेश मीणा तो कंफर्म ही था, फिर प्रमोद जैन भाया का टिकट फाइनल हुआ, उन्होंने नामांकन भी कर दिया। बीजेपी में माथापच्ची चलती रही कि किसको टिकट मिलेगा। वसुंधरा राजे किसी खास को चुना जा रहा था। वहीं ये कहा जा रहा था कि भाई राजे चाहती हैं कि इस बार कहीं अगर हार होती है तो वो ठीकरा मेरे ऊपर ना फूटे, क्योंकि गढ़ उनका था। वहीं सरकार चाह रही थी कि भाई अगर हार हो तो उसका ठीकरा हमारे ऊपर ना फूटे, बल्कि वसुंधरा राजे पर फूटे, क्योंकि उनके गढ़ का मामला था। बात ये आ रही थी कि अगर जीत हुई तो सरकार के 2 साल के कार्यकाल की जीत मानी जाएगी। मतलब दोनों पक्षों में एक गुटबाजी टाइप जो कांग्रेस में आरोप लगते हैं, वही आरोप बीजेपी में भी लगते हैं कि भाई वसुंधरा राजे गुट अलग एंड मौजूदा सरकार जो है उनका गुट अलग। तो इस कशमकश के बीच काफ़ी लंबी जद्दोजहद हुई और उसके बाद मोरपाल सुमन जो कि प्रधान है, उनका नाम आया। माना जाता है कि भाई वो वसुंधरा राजे के बड़े खास हैं। अब देखना ये है कि प्रमोद जैन भाया के नामांकन में तो पूरा कांग्रेस
दमखम के साथ जुटा हुआ था। उसके बाद एक प्रचारकों की, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आई, 40 लोगों के नामों की लिस्ट आई। उसमें सचिन पायलट, अशोक गहलोत सबके नाम है कि वो लोग प्रचार करने जाएंगे। बीजेपी की तरफ से भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई, 40 लोगों के नाम हैं, उसमें भी सभी बड़े नेताओं के नाम हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मंच बीजेपी का देखने को नहीं मिला जहां पर सारे बड़े नेता एक जाजम पर दिखाई दें और जनता के बीच एक ये मैसेज कन्वे हो कि हाँ भाई पूरी बीजेपी एक साथ है और वो मोरपाल सुमन के साथ खड़े हैं। तो ये थोड़ा सा फैक्टर मोरपाल सुमन के लिए मुश्किल भरा अभी तक कहा जा सकता है। और जिस तरीके से क्योंकि बीजेपी में भी कुछ बागी लोगों ने भी नामांकन कर दिया, तो उससे थोड़ी सी राह बीजेपी की और मुश्किल जो है वो हो जाती है इस उपचुनाव में। वैसे तो नरेश मीणा जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा, जिस तरीके से मैंने बताया, उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट्स को ही हमेशा नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस बार क्या वो प्रमोद जैन भाया को नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्या वो उतना मजबूत यहाँ पर अपनी दावेदारी दिखा पाएंगे? किसको नुकसान पहुंचा पाएंगे, प्रमोद जैन भाया को या फिर मोरपाल सुमन को? क्या वो यहाँ से विधानसभा पहुंच पाएंगे? ये बहुत से सवाल हैं, लेकिन इनके जवाब देखिए। सियासी पंडित कुछ भी कहें, लेकिन आखिरकार तय अंता की जनता को करना है, जो कि 11 नवंबर को करेगी। और नतीजा जो है वो 14 नवंबर को आएगा, जिस दिन मतपेटियाँ खुलेंगी। तो हम और आप दोनों इंतज़ार ही कर सकते हैं, क्योंकि सच तो वही होगा जो 14 नवंबर को मतपेटियाँ खुलने के बाद जब गिनती होगी वोटों की, तो तय होगा कि भाई कौन जो है अंता की जनता के दिलों पे राज जिसने किया है, जनता ने किसे अपना प्रतिनिधित्व सौंपा है। ये सब कुछ तय होगा 14 नवंबर को। लेकिन हाँ, तीनों ही उम्मीदवार अपने अपने तरीके से राजस्थान में संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पार्टियों के नेता लगातार लगे हुए हैं। तो देखते हैं 11 तारीख को जनता की सुनती है। बाकी आपकी क्या राय है, कौन अंता का जनता के दिलों पे राज करता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और किसे अंता की जनता विधानसभा भेजेगी वो भी बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपकी राय क्या है इस बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।